बेटा। हाँ जी, कल वाला हो गया बेटे सबका? यस मैम। तो आज हमने इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस के बारे में स्टार्ट करना है। तो रमन आप स्टार्ट करिए बेटा। ओके मैम। Events and transactions. The primary purpose of financial accounting is to record the transactions entered into by an organization during an accounting period. So, transactions are the starting point of the accounting cycle. Transactions are created through events, but all events are not transactions. Events. Everything that is happening in every moment of human life is an event. Simply stated, any happening is an event. As such, event can be financial, like purchasing a book, paying fare, receiving a check, etc., and non-financial, like visiting a bookstore, going for morning walk, etc. An event may involve any number of parties and may be complete and may be incomplete. Transactions. An accounting transaction is an event which has a monetary impact on the financial position of the organization. In order to be considered as a transaction, an event has to satisfy the following conditions. It must be measurable in terms of money. It must involve at least two parties. It involves a monetary exchange for a good or service. It must cause a change in the financial position of the entity. तो देखिए हमने स्टार्ट करना है इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन से। The primary function of financial accounting is to record the transactions entered into by organization during the accounting period. So the transactions are starting point of the accounting cycle. देखो हमने कल accounting cycle किया था, तो हमारा starting point था identify the transaction और second था उसको record करना। तो हमारा प्राइमरी पर्पस ही यही है अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट की जा सकती है उसको रिकॉर्ड करना ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड हमने कल डिस्कस किया था, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सो ट्रांजैक्शंस आर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है और टर्मिनेट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। Transactions are created through events, but all events are not transactions. अब event क्या होता है आपने probability में भी पढ़ा है, आप यहाँ भी पढ़ेंगे। हम कोई भी काम करते हैं, जैसे अब हम क्लास लगा रहे हैं, ये भी एक इवेंट है। Everything that is happening in every moment of human life is in an event. जो भी हो रहा है वो event ही है। Simply stated, any happening is an event. तो एज सच इवेंट कैन बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अब हम क्लास लगा रहे हैं, इट इज नॉट ए फाइनेंशियल इवेंट, इट इज ए नॉन फाइनेंशियल इवेंट। आप बुक परचेज करते हो, ये फाइनेंशियल इवेंट है। आप कैब का फेयर पे करते हो, वो भी फाइनेंशियल है। रिसीविंग अ चेक, एक चेक रिसीव करते हो या पे करते हो, वो भी फाइनेंशियल है। और कुछ इवेंट्स नॉन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, जैसे आप बुक स्टोर पे गए, कल भी हमने डिस्कस किया था कि आप जाते हो बुक स्टोर पे पर खरीदते नहीं हो, तो जाना इज नॉट अ फाइनेंशियल इवेंट। आप गए, ठीक है, आपको नहीं पसंद आई, आप वापिस आ गए, दैट इज नॉन फाइनेंशियल इवेंट। उसकी हम रिकॉर्डिंग अकाउंट्स में नहीं करते हैं। गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, इवनिंग वॉक पे जाते हो, जिम जाते हो, कुछ भी करते हो, इट इज नॉट एन फाइनेंशियल इवेंट। एन इवेंट में इन्वॉल्व एनी नंबर ऑफ पार्टीज। जरूरी नहीं है कि दो ही पार्टीज हो इवेंट में, दो से ज्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं। एंड मे कंप्लीट एंड मे बी इनकम्प्लीट। अब आप गए तो सही बुक स्टोर पे, घर से निकले बुक स्टोर पे जाने के लिए, नहीं पहुंचे, वापस आ गए। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, नहीं करी, वापस आ गए। तो इवेंट कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि उसमें एक या दो, एक ही पार्टी भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। मॉर्निंग वॉक पे आप अकेले जा रहे हो तो फिर वो एक ही पार्टी उसमें इन्वॉल्व होगी। अब आ रहा है ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, नॉट ओनली ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इसने वर्ड ट्रांजैक्शन लिखा है बट यहाँ होना चाहिए अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन।
क्योंकि कोई भी लेन देन तो ट्रांजैक्शन होता है, बट अकाउंटिंग वही होता है जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। आपने अपने फ्रेंड को एक गिफ्ट दे दिया तो ठीक है, उसको आप इवेंट भी कह सकते हो, ट्रांजैक्शन नहीं होगा वो, लेन देन को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट which has a monetary impact on the financial position of the organization। तो आप ट्रांजैक्शन कौन से इवेंट को बोलोगे जो आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर इम्पैक्ट डाल रहा है, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इन ऑर्डर टू कंसीडर्ड एज ए ट्रांजैक्शन, एन इवेंट हैज टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। किसी इवेंट को आपने ट्रांजैक्शन कहना है या नहीं कहना है। इवेंट फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, बट उस इवेंट को आपने ट्रांजैक्शन कहना है या नहीं कहना है, उसकी कंडीशंस हैं। एक तो वो मनी में मेजर हो सके, दूसरा एटलीस्ट 2 पार्टीज हो, कम से कम 2 पार्टीज हो सकती हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती है पर 2 से कम नहीं हो सकती। इट इन्वॉल्व्स ए मॉनेटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वो दोनों एक दूसरे से गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं, या गुड्स का या सर्विसेज का। इट मस्ट कॉज ए चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी, और वो आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहा है, उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये चारों कंडीशंस हो गई। इट मस्ट बी मेजरेबल, मनी में मेजर हो सके, एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए। मनी एक्सचेंज मींस गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए, मॉनेटरी एक्सचेंज, कि एक तरफ से गुड्स और सर्विसेज दी जा रही हैं और मनी ली जा रही है। और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन जो है उस पे इम्पैक्ट होना चाहिए। अब आगे आते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस हमने पढ़ लिया, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस पढ़िए। अब मैं बोलूंगी पढ़ने के लिए हिमांशी वर्मा, आप पढ़िए। रजत हिमांशी Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, आप पढ़िए एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक मिनट ma'am. कोई बात नहीं बेटा। Analysis of transactions. An organization enter into various transactions during the course of operations, and these transactions causes change in financial position of the organization. Analysis of transactions entails observing the changes in the financial position of the organization caused by the transactions entered into by its during an accounting period. A change in the financial position means change in one or more of the physics, basic elements of accounting, and there being assets, liabilities, capitals, equity, expense, and revenue. In the following example of a trading proprietorship business, various illustrative transactions are used to be understand the change in different elements of accounting. यस। अब किसी ट्रांजैक्शन को पहले हमने देखा कि इवेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फिर हमने देखा कि हम ट्रांजैक्शन किसको करेंगे, उसकी चार इसने बताया कि ये चारों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तब आप उसको ट्रांजैक्शन बोलोगे इवेंट को। तो ये आपका एमसीक्यू भी बनता है। उसके बाद हमने उसकी एनालिसिस करनी है। आपने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। These transactions cause changes in financial position of the organizations, और वो transactions जो हैं हमारी financial position में भी changes लाती हैं। Analysis of transactions implies observing the changes in financial position of the organization caused by transaction। तो analysis का मतलब होता है, देखो ध्यान से पढ़ना, इस चीज को समझ लेना। एनालिसिस के बारे में पूछा जा सकता है। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी कोई जो ट्रांजैक्शन की है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पर किस तरह से चेंजेस ला रही है। आपकी मींस फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से देखते हैं हम, अपनी बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट में किस तरह से वो चेंजेस ला रही है ट्रांजैक्शन, जो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड आपने किया, या एक ट्रांजैक्शन नहीं, डिफरेंट ट्रांजैक्शन, बहुत सारी ट्रांजैक्शन हम करते हैं एक साल में या एक दिन में भी। तो वो सब हमारी पोजीशन पे क्या चेंजेस लाती हैं, उसी को हम एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं।
अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब होता है कि हमारे फाइनेंस के 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनमें से कुछ भी चेंज होता है तो वो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है हमारी। फॉर एग्जाम्पल अब ये 5 एलिमेंट्स कौन से हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं अकाउंटिंग के। ये सब चीजों को दिमाग में रख लेना और हाईलाइट भी कर लेना, कोई नोट्स बनाने हो तो नोट्स भी बना लेना। तो 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग है आपके एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, और 5वां है कैपिटल या इक्विटी, जिसको हम एक ही बात बोलते हैं कैपिटल और इक्विटी। ये 5 एलिमेंट्स हैं आपके। इन द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द ट्रेडिंग proprietorship business, various illustrative transactions are used to understand the change in different elements of accounting. अब देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन वो क्या कहता है कि मिस्टर सुमन डी कमेंसेस हिज बिजनेस। मिस्टर सुमन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 5 लाख रुपए उसने कैश लगाए। आप मान लो आपने ही बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए लगा के, तो आपकी ट्रांजैक्शन क्या हुई? चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय दिस ट्रांजैक्शन क्या हुआ कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है, हमने कल पढ़ा था। बिजनेस के पास 5 लाख का कैश आ गया तो उसकी एसेट्स इंक्रीज हो गई। इज इट ओके? यस मैम। यस। अब उसकी लाइबिलिटी भी बढ़ गई क्योंकि उसको 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी देनी है मिस्टर सुमन को, क्योंकि वो ओनर है, उसने दिए हैं ना 5 लाख रुपए बिजनेस को। तो उसको हम लाइबिलिटी में लिखेंगे तो लाइबिलिटी साइड में, लेकिन किस नाम से लिखेंगे? कैपिटल। ये सिर्फ दिखाने के लिए हम कैपिटल और इक्विटी लिखते हैं कि हाँ ये ओनर की लाइबिलिटी है, उसको देने हैं, इसलिए हम इसको कैपिटल लिखते हैं कि सबसे लास्ट में देने हैं इसको। अदरवाइज होती ये भी लाइबिलिटी है। तो यही 5वां एलिमेंट है हमारा। तो आपकी कैपिटल बढ़ गई, एक तरफ एसेट बढ़ गई, एक तरफ कैपिटल बढ़ गई। 5 एलिमेंट थे ना, तो 2 एलिमेंट इंपैक्ट हो गए हमारे। यस मैम। अब सेकंड है कि आपने 5 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, फिर आपने एक बैंक में गए, करंट अकाउंट खोला अपने बैंक अपने बिजनेस के नाम से और उसमें 2 लाख रुपए जमा करा दिए। जब आपने एक ट्रांजैक्शन किया बेकोर कि आपने 2 लाख रुपए जाके बैंक में जमा करा दिए, इसका मतलब ये है कि आपके एसेट चली गई, एक एसेट डिक्रीज हो गई, कैश चला गया 2 लाख आपके पास से। ठीक है, एसेट चली गई ना 2 लाख की, और 2 लाख की एसेट बढ़ भी गई क्योंकि बैंक बढ़ गया। कैश की जगह उसका नाम चेंज हो गया, बैंक हो गया। कैश में 3 लाख रह गए, बैंक में 2 लाख रह गए। तो हम ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या एक ट्रांजैक्शन एक ही एलिमेंट पे इंपैक्ट डाल सकती है या 2 पे ही डालती है? तो अब यूजली जब आप नॉर्मल में अगर बिना सोचे लिखोगे तो हम यही करेंगे कि नहीं 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 नहीं, दो पे इफेक्ट डालती है, 2 एलिमेंट तो होने चाहिए, एक डेबिट एक क्रेडिट। नहीं, पार्टीज 2 होनी चाहिए, एलिमेंट तो चाहे एक भी हो सकता है। देखो यहाँ दोनों में एक ही एलिमेंट है, एसेट। एक एसेट डिक्रीज हो रही है, दूसरी एसेट बढ़ रही है, तो क्या हुआ? ये एक ही एलिमेंट आ रहा है ना। यस मैम। इस चीज को डीपली सोचो बच्चे। एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब एसेट, लाइबिलिटी, आपके एक्सपेंसेस, इनकम एंड कैपिटल, 5 एलिमेंट है। उसमें से एक ट्रांजैक्शन जो है डेबिट भी और क्रेडिट भी दोनों एक ही एलिमेंट को इंपैक्ट कर रही है। क्लियर? यस मैम। अब उसने 1,20,000 रुपए बैंक से इंटरेस्ट पे बोरो कर लिए। जब हमने पैसे बोरो किए तो हमें पैसे मिल गए, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो हमारी एसेट इंक्रीज हो गई। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई क्योंकि बैंक लोन आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में। तो 2 एलिमेंट इंपैक्ट हो गए हमारे। यस मैम। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई ना, एसेट भी इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अभी तो हम यही एनालिसिस पढ़ रहे हैं ना कि ट्रांजैक्शन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को इस तरह से चेंज करती है। जैसे चेंजेस बोट अबाउट दिस ट्रांजैक्शन, परचेज इक्विपमेंट, आपने 80,000 का इक्विपमेंट खरीदा, एक एसेट इंक्रीज हो गई इक्विपमेंट की, दूसरी डिक्रीज हो गई, कैश चला गया। ठीक है, यस मैम। हाँ जी। 1 लाख रुपए
कि आपने गुड्स की खरीदी रीसेल के लिए, उसमें से 60% आपने कैश दे दिए, 30% आपने चेक से पेमेंट की और बाकी अभी ड्यू है। तो अब हमारे देखो एक ही ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं, और किस तरह से आ रहे हैं देखो। ट्रांजैक्शन में पहले आपने परचेज की तो उससे हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, ठीक है, खर्चा हो गया 1 लाख रुपए का, ठीक है। यस मैम। और हमारी एसेट डिक्रीज हो गई क्योंकि 60% जो हमने 60,000 कैश दिया है, 60,000 से हमारी एसेट कम हो गई, ठीक है। यस मैम। 30,000 से हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, और 10,000 से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, ओके। यस मैम। इस तरह अगर ट्रांजैक्शन पेपर में आए तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आपने 1,70,000 की गुड्स सेल की, 1,70,000 रुपए कैश में इंक्रीज हो गया आपके एसेट में, और 1,70,000 रुपए आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हो गई, क्योंकि परचेज को हम एक्सपेंसेस बोलेंगे, सेल को हम रेवेन्यू बोलेंगे। इज इट ओके? यस मैम। अब गुड्स Yes, ma'am. सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने उधार पे बेची, उधार पे बेची तो एसेट बढ़ गई, डेटर, और इधर से रेवेन्यू बढ़ गई आपकी, ठीक है। इस तरह से ये ट्रांजैक्शंस कर लोगे आप। यस मैम। Yes. Yes, ma'am. Such analysis of transactions help in identification of accounts which would involved in accounting purpose and also help in identification of debit and credit। अगर इस तरह से आप एनालिसिस करोगे ट्रांजैक्शन का तो आपकी अकाउंटिंग पर्पस सॉल्व होगा, और आपको इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि डेबिट में किस में डालना है और क्रेडिट में हमने किस में डालना है। अब आगे कहता है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स एंड कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर। इसको मैं पढ़ने के लिए इनवाइट करूंगी। अब बेअंत कौर जी आप पढ़िए। Charts of account and coordination structure. The primary purpose of financial accounting is to record the transactions entered into by an organization during an accounting period. To achieve this, various accounts are opened, and after the classification exercise, the transactions get posted in the ledger, which itself is classified as personal and impersonal. These happen to be the building blocks for developing the financial statements and other management reports of the organization. However, with the increase in the complexity of business and flow of data, it has become quite a challenge to retrieve the information stored in the accounting records. It is for the purpose of effective management and retrieval of the already recorded accounting information. Chart of accounts are developed and they are codified. Charts of accounts. A chart of account is a listing of all accounts in the general ledger. Each account accompanied by a reference number. It is a financial organizational tool that provides a complete listing of every account in the general ledger of a company, broken down into subcategories. Especially, it is an index of all the financial accounts in the general ledger of an organization. Charts of account is the driving force behind an organization's bookkeeping and accounting system and is considered to be the foundation of financial reporting. The basic purpose of such charting is to organize the accounts and group similar ones together. It is used to organize finance and give the stakeholders a clear insight into a company's financial health. This process makes it easier for the users to locate specific accounts. A well structured chart of accounts is often the single best and most effective way to raise the financial reporting of an organization to the next level. ठीक है, तो अब देखो इसमें हमने पढ़ा चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स एंड कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर। देखो आपने जो ध्यान देनी है बेटा हर चीज पे, मैंने आपको कल भी कहा था नोट्स बनाने हैं, और एक एक चीज को ऐसे देखना है कि पेपर में किस तरह आ सकती है। पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये ट्रांजैक्शंस आई है ना, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस ट्रांजैक्शन से क्या इम्पैक्ट होगा। तो आपको याद क्या करना है, एसेट डिक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज, इस तरह से आपने ये डिफाइन करनी है, सारी ध्यान से करनी है 12 की 12 ट्रांजैक्शंस।
अब यहाँ कहता है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। ये बार बार यही लाइन कर रहा है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लो कि आपका इसमें से भी एक एमसीक्यू आ सकता है कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि सारी ट्रांजैक्शंस जो भी हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करना, और ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको रिकॉर्ड करना इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब इसको अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे अकाउंट्स भी खोलने पड़ते हैं। खोलते हैं ना हम लेजर अकाउंट्स, कि नहीं खोलते? यस मैम। अगर नहीं खोलेंगे तो फिर कैसे एंट्रीज कर डालेंगे उसमें? और फिर जब लेजर अकाउंट्स हम खोलते हैं, आप कैसे बनाते हो लेजर? एक एक एंट्री उठा के लेजर बनाते हो या इकट्ठी बना देते हो पहले? देखो मैं तो ऐसे सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को हमेशा। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करवाने हैं, तो मेरे पास बोर्ड पड़ा है, मैं इसके साथ ऐड कर दूंगी, तो फिर उस पे बता दूंगी। अभी मैं आपको वर्बल बता रही हूँ कि जब मैं क्या करती हूँ, जर्नल हम बनाते हैं ना, उसमें एक बारी जब क्वेश्चन पढ़ा, जैसे हमने यही वाला ही क्वेश्चन करना है मान लो, इसमें ध्यान से देख लो कि हाँ एसेट्स में क्या क्या आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी आ रही है, कैश आ रहा है, वेजेस आ रही है, बैंक आ रहा है, कैपिटल आ रही है, तो वो सारे लेजर आप पहले ही बना के रख लो। जैसे ही एंट्री आपने उठाई और उसको साथ साथ फिर पोस्टिंग करते चले जाओ, और उस पोस्टिंग को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो प्राइमरी पर्पस तो आपका पूरा हो गया कि जब आपने अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसके हम वेरियस अकाउंट्स में ओपन करके उसमें जब हम पोस्टिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन या पोस्टिंग। जो क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज होती है आपकी, कि उनको क्लासिफाई करना कि ये कहाँ कहाँ पर पोस्ट होंगी, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला, मैं आपको सिर्फ सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जब हम घर में राशन लाते हैं तो मम्मा उसको खोल खोल के डिब्बों में डालते हैं आपके, या आप अपने क्लोथ्स लाते हो तो अपने कपबोर्ड में अकॉर्डिंगली रखते हो। तो इसका मतलब हम क्लासिफाई करके रखते हैं कि सॉक्स यहाँ रखनी है, शर्ट्स यहाँ रखनी है, या फिर ये चीज इसमें रखनी है, ये चीज इसमें रखनी है। आपके घर में हर चीज को रखने की जगह है या नहीं है? हाँ जी, मैम है। यस मैम। क्लासिफिकेशन होती है ना कि ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये स्टोर रूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये यस मैम। किचन है, ये किचन का सामान है किचन में रखो, ये यहाँ का सामान है यहाँ रखो। तो कभी ऐसे होता है कि हम किचन का सामान बेडरूम में या बेडरूम का सामान किचन में रख देते हैं? नहीं होता ना। यस मैम। तो हमें भी यस यहाँ पर नहीं। क्लासिफिकेशन करनी है, अपने सारे अकाउंट्स खोलने हैं, यानी कि हर चीज के लिए एक जगह बनानी है और फिर उसको उठा के उसमें रखते जाना है। अगर आप सही चीज को सही जगह पे रखोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। सो क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज हमने करनी है और उसको हम पोस्टिंग करेंगे लेजर में, विच इट सेल्फ इज क्लासिफाइड एज पर्सनल एंड इम्पर्सनल। तो अब क्लासिफिकेशन आपकी क्या होती है? कैटेगरी दो तरह के हमारे पास अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को फिर हम आगे बांटते हैं नॉमिनल एंड रियल में, बट बेसिकली हमारे क्लासिफिकेशन दो तरह की होती है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। ये हाईलाइट कर लो, ठीक है? These happens to be the building block of developing the financial statement। अब ये आपके ब्लॉक्स बन रहे हैं। कभी बचपन में ब्लॉक्स खेले होंगे या किसी बच्चे को देखा होगा खेलते हुए, वो एक के ऊपर एक रख के पिरामिड बना देते हैं ना, बन जाते हैं यस मैम। ब्लॉक्स। या फिर Yes, आजकल ma'am. वो ब्लॉक्स भी आते हैं कि एक पिक्चर बनानी है उसको जोड़ के, जिस सही सही जगह पे रख के। तो जब हम उसको गलत जगह पे रखते हैं तो वो पिक्चर ठीक नहीं बनती ना, उसको ठीक जगह पे रखेंगे तभी पिक्चर बनती है ना, उठा उठा के, कट पेस्ट। यस मैम। तो वही चीज हमारी अकाउंटिंग है, हमने उसके ब्लॉक्स बनाने हैं। अगर हम सही जगह पे सही चीज रखेंगे तो करते करते हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत अच्छी बन जाएंगी और हमारा कहीं क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ये मेरा बचपन से +1 से चैलेंज होता है, जब मैं +1 में थी, और आज मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते हुए भी, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, विद एडजस्टमेंट हो चाहे विदाउट एडजस्टमेंट हो, क्योंकि मैंने उसको सिंपल तरीके से बचपन से सीखा है, उसको दिमाग में बिठाया है। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को भी यही बताती हूँ कि आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ उठा के सामान रखना है अपनी अपनी जगह पे। आपको मैंने ट्रायल बैलेंस के रूप में एक थैला दे दिया, ये राशन ले आई बेटा, इसको अपनी अपनी जगह पे रखो, और जिसको जगह पे रखना आ गया उसका गलत हो ही नहीं सकता।
एडजस्टमेंट क्या है? जो आपके थैले में सामान नहीं आ रहा था तो शॉपकीपर स्विगी से सामान मंगाते हो ना, जो थैले में नहीं आ रहा होता वो बाहर रख देता है अलग से। या क्या होता है, या आप एडजस्टमेंट उसको कह सकते हो कि जो घर पहले से सामान पड़ा है उसको भी एडजस्ट करना है, उसको फेंक थोड़ा ना देते हैं हम पुराने सामान को। तो दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिससे आपने मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट्स तैयार करनी है। ठीक है, तो बेसिकली हमारी रिकॉर्डिंग ठीक हो गई, हमारी क्लासिफिकेशन ठीक हो गई, हमारी पोस्टिंग ठीक हो गई, तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप ही ठीक होंगी, और अगर वो ठीक हो गई तो रिपोर्टिंग भी ठीक हो जाएगी। ठीक है। However, Yes, with ma'am. the increase in complexity of business flow of data, it has become quite a challenge to retrieve the information stored in accounting records. वो कहते हैं कि ठीक है, देखने में आसान है और आसान होना भी चाहिए, कभी इसको मुश्किल नहीं समझना अकाउंट्स को। वो कहता है लेकिन आज की डेट में बहुत जो है कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस में बढ़ती जा रही है, फ्लो ऑफ डाटा जो है वो बढ़ता जा रहा है, डाटा बढ़ता जा रहा है, तो उसमें थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं कई बारी कि हम इंफॉर्मेशन को जो हमारे पास मिलती है उसको किस तरह से हम स्टोर करें और उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किस तरह से तैयार करें। It is for the purpose of effective management and retrieval of already recorded accounting information. Chart of accounts as are developed and they are codified. देखो बेटा, अभी जो आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो छोटी नहीं रही हैं। अब बहुत बड़ी बड़ी, आप अंबानी की रिलायंस को ही देख लो, कितनी बड़ी कंपनी है। कोई भी कंपनी उठाओगे आप, बहुत बड़ी चेन्स बन चुकी हैं। अब हर हर सिटी में चेन का एक ऑफिस होता है। तो जब वो अपने हेडक्वार्टर पे पूरी अपने ऑल ओवर चेन के अकाउंट्स बनाते हैं तो डाटा बहुत बढ़ जाता है। उसको किस तरह से, हमने सबसे पहले तो आपके पास चैलेंज आता है कि डाटा को रिकॉर्ड कैसे करना है। क्योंकि चैलेंज क्यों है ये देखो, आप ये सोचो कि आप आपकी एक ऑफिस के, जैसे हमने कल हल्दीराम की बात शुरू की थी तो मैं उसी एग्जांपल को लेके कंटिन्यू करूंगी। हल्दीराम की 1000 ब्रांचेस है, मैंने आपको बोला, हर जगह पे सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और हर जगह पे रिकॉर्ड हो रही हैं। तो मान लो 1000 जगह पे एक एक अकाउंटेंट भी आप बिठाओ तो 1000 अकाउंटेंट हो गए, 1000 लोग हो गए। ठीक है कि नहीं हो गए? Yes, ma'am. और कभी आपने, भगवान ने इतनी दुनिया बनाई है, करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं, कभी एक को दूसरे के साथ मैच होते देखा है? No, ma'am. तो फिर हम तो इंसान हैं, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि सारे लोग एक ही जैसे अकाउंटिंग करें? चाहे अकाउंटिंग वही भी है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्योंकि अलग अलग लोग उसको हैंडल कर रहे हैं। तो अब जैसे मान लो मेरे को एक एंट्री, मैं ही हम खुद के एंट्री में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, नरेशन लिखते हैं ना हम, तो सॉफ्टवेयर में भी नरेशन लिखनी होती है एंट्री में। अब मान लो मैंने एक एंट्री में लिख दिया स्मॉल वर्ड्स में, दूसरे में बड़े में लिख दिया, किसी में चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स लिख दिया, किसी में COA लिख दिया। तो जब मैं उसको फिल्टर करूंगी, उसको ढूंढूंगी, रिकॉर्ड को निकाल लूंगी, तो वो मुश्किल हो जाएगा ढूंढना, क्योंकि कहीं तो मैंने कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो थोड़ी सी ये चीजें होती हैं कि उस अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है। और दूसरा, अगर रिकॉर्डेड ऑलरेडी है तो उसमें से पुरानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए निकालना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होती। इन सब चीजों को कंपैटिबल बनाने के लिए एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स डेवलपमेंट किए गए हैं। ये आपके पेपर में आ भी सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चार्ट ऑफ अकाउंट्स COA। तो ये याद रख लेना। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? अब आप इसमें क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट इज अ लिस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स इन द जर्नल लेजर। जैसे हम ट्रायल में लिस्ट बनाते हैं, यहाँ भी क्या होता है जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, क्योंकि जब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हो गए हैं आजकल, IT बहुत हाईटेक हो गया है, तो सभी के लेजर कोडिंग के हिसाब से बनते हैं। जैसे मान लो मैंने को ये किसी का लेजर बनाना है, मान लो आप ही में से मैं कहती हूँ कि हाँ जी मुझे हिमांशु का बनाना है, या कुणाल का बनाना है, बेअंत कौर का बनाना है, तो मैं नाम से नहीं बनाती हूँ क्योंकि बेअंत कौर या कुणाल तो और भी हो सकते हैं। तो उनको कोडिंग दी जाती है, हर एक को ना एक कोड दिया जाता है, मैथमेटिकल न्यूमेरिक कोड दिया जाता है।
तो उसके हिसाब से बनाते हैं, ताकि मुझे, अब मान लो मुझे अगली बारी कुणाल का, मेरे मैनेजर ने बोल दिया कि भाई मुझे तो ना कुणाल की लेजर लाके दिखाओ सॉफ्टवेयर में से, तो अब मैं कुणाल की लेजर निकालने लगी तो मैं किसी दूसरे कुणाल की निकाल के लेगी, तो वो बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, नहीं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे आपको रोल नंबर मिलता है ना, अगर आपकी क्लास में 2 कुणाल भी हैं लेकिन एक का रोल नंबर 10 है और दूसरे का 20 है, तो टीचर ने अगर आइडेंटिफाई करना होगा तो वो क्या बोलेगी, कौन से रोल नंबर को बुला के ले आओ, 20 वाले को बुला के ले आओ। तो 20 से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन से कुणाल की बात हो रही है। मैम। तो वही चीज हमारे अकाउंट्स में है, हम उनको कोडिंग दे देते हैं, हर एक को कोडिंग दे देते हैं, तो उसकी सभी लिस्ट बन जाती है कि क्या क्या जर्नल लेजर है, हमारे अकाउंट्स हैं। अब हमारे जर्नल लेजर जो है बहुत सारे होते हैं, रिसीवेबल, पेएबल, एक्सपेंसेस, ये वो। तो उस ईच अकाउंट में हम कंपेन्ड बाय ए रेफरेंस नंबर, हर एक में एक रेफरेंस नंबर हो जाता है। इट इज ए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन टूल दैट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ एवरी अकाउंटिंग इन जर्नल लेजर ऑफ कंपनी, ब्रोकन डाउन इनटू सब कैटेगरीज। फिर उसमें सब कैटेगरीज हो जाती हैं। स्पेसिफिकली इट इज ए इंडेक्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल अकाउंट इन लेजर। देखती हूँ अगर इसने आगे कहीं दिया है, नहीं तो मैं आपको ये देखो, हाँ यहाँ जैसे ये देखो, ये आपकी कोडिंग होगी, नंबरिंग होगी 1000 से लेकर 1999 तक, जो भी चीजें होंगी, यानी जो 1 से शुरू हो रही है कोडिंग, आपका मतलब वो है सारी एसेट्स। इससे दिख रहा है। जो 2 से शुरू होंगी वो लाइबिलिटीज हैं, जो 3 से शुरू होंगी वो इक्विटी है, जो 4 से शुरू होंगी वो रेवेन्यू है, जो 5 से शुरू होंगी वो कॉस्ट है, जो 6 से शुरू होंगी वो एक्सपेंसेस है। समझ आ गया आपको? ये कोडिंग दे दी ना इसने, सबको एक लिस्ट बना दी ना, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. अब आगे लाइबिलिटी में भी तो कितनी लाइबिलिटीज होती हैं, सन्ड्री, क्रेडिटर, ए बी सी डी। तो तभी तो उसने 2000 से लेकर 2099 तक दे दिए 1000। तो ये आपकी ना बिजनेस की एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है, छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है। छोटे बिजनेस के लिए आप इस तरह से कोडिंग कर सकते हो। अगर यही बड़ा हो तो मैं इसको 2000 को 20000 बना दूंगी, 20000 से 29,999, तो वो मेरे पास 10,000 लाइबिलिटी के अकाउंट हो जाएंगे। ठीक है, यस मैम। इस तरह से हम ये करते हैं इसको, कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर जो उसने बताया है। तो यहाँ पर कोड चार्ट ऑफ अकाउंट्स का मतलब यही है, चार्ट बन गया ना हमारा, एक जर्नल लेजर का लिस्टिंग होगी सारी, उसमें रेफरेंस नंबर आ गए सबके, और आगे फिर सब कैटेगरीज फिर जो आगे बनेंगी, जो मैंने जैसे बता दिया, 1000 आपकी लाइबिलिटीज हो सकती हैं, 1000 एसेट्स हो सकती हैं, तो वो ब्रोकन हो गई सब कैटेगरीज में। क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको बच्चे? यस मैम। क्लियर मैम। चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज डिराइविंग फोर्स बिहाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन बुक कीपिंग। अब ये आपकी ड्राइविंग फोर्स है बुक कीपिंग के लिए, ठीक है। अब इससे आप बुक कीपिंग कर सकते हो और अकाउंटिंग सिस्टम, एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसको आप फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कह सकते हो। ये सब हमने किस लिए किया है, ताकि अब हमारे से कोई भी अगर मैनेजमेंट हमारे से एसेट मांगे, तो पहले हम 2000 वाली लिस्ट में जाएंगे, फिर वो हमारे से 1000 वाली में, फिर उसकी सब कैटेगरी बताएगा कि प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, क्या चाहिए, तो फिर उसकी सब कैटेगरी के हिसाब से हम उसी का डिटेल निकाल के उसको दे देंगे। द बेसिक पर्पस ऑफ सच चार्टिंग इज टू ऑर्गेनाइज द अकाउंट्स एंड ग्रुप सिमिलर वंस टुगेदर। इसका पर्पस यही होता है, जैसे हम घर में हर एक चीज के डिब्बों पे स्लिप लगा के रखते हैं ना, कि इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, ताकि वो ऑर्गेनाइज अच्छे से हो जाए और ढूंढना आसान हो जाए। वही चीज यहाँ पर है कि चार्ट बना दिए हमने कि इसका पता चल जाए कि ये चीज यहाँ पड़ी है, इसकी चीज यहाँ पड़ी है। और अगर हमें कोई चीज ना भी समझ आए तो हम पहले इंडेक्स, जैसे अपनी बुक में हम देखते हैं कि कौन से पेज नंबर पे ये चैप्टर है, हमें नहीं मिल रहा तो हम इंडेक्स में जाके देखते हैं कि कौन से पेज पे है। उसी तरह यहाँ पर है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप लिस्ट देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अकाउंट जो है हमारा कौन से ग्रुप में हमें मिलेगा। ठीक है, क्लियर? समझाना भी आसान हो जाएगा ना सबको। अब हर एक को पता है कि इस कोड में डालनी है ये चीज। इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज फाइनेंसेस and give investor and stakeholders a clearer insight into company's financial health। तो इसमें क्या है, हमें फाइनेंस ऑर्गेनाइज करने में आसान रहता है
और स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, सिर्फ मैनेजमेंट के लिए रिपोर्टिंग जरूरी नहीं होती, स्टेक होल्डर जो हमारे इन्वेस्टर या शेयर होल्डर होते हैं उनको भी हम फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बता सकते हैं। दिस प्रोसेस मेक इट इजियर फॉर यूजर टू लोकेट स्पेसिफिक अकाउंट्स। अ वेल स्ट्रक्चर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट इज ऑफन सिंगल बेस्ट। वो कहता है जितना अच्छा आपका स्ट्रक्चर होगा ना इसका उतना ही बेस्ट होगा, बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू रेज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द नेक्स्ट लेवल। आगे है कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर, तो इसको पढ़ेंगे। कुणाल आपने पढ़ लिया? Oh, ma'am. आप पढ़िए फिर बेटा इसको। A chart of account provides the structure for the general ledger account of a concern. It lists specific types of accounts, describe each amount, and includes account numbers. A chart of account typically lists asset account first, followed by liability and capital account, and then by revenue and expenses account. Setting up of a charts of account. To set up a charts of account, the first is to define the various account to be used by the organization. Each account should have a number of identity it. Each charts of account typically contains a name, brief description, and an identification code. Ordering of accounts. Balance sheet accounts tend to follow a standard that lists the most liquid asset first. Revenue account and expenses accounts tend to follow the standard of first listing the item most closely related to operations of the business. For example, sale would be listed before non-operating income. In some cases, part of all the expenses accounts simply may be listed in alphabetically order. Designing of charts of account. The designing of a detailed charts of account would typically begin with the initial design, which would reflect the major headings of account. Thereafter, the detailed descriptions of the transactions are added, which may be act as a future references. ठीक है, आगे भी पढ़ो। Illustration कंटिन्यू। for account. पढ़ने में illustration. हाँ जी हाँ जी, पढ़ो बच्चे। Illustration of account codification for a small business organization. For a small business, the three digits code may suffice for the account number, although more digits are desirable. However, in order to allow new accounts to be added as business grows with more digits, new accounts can be added while maintaining the logical order. Complex businesses may have thousands of accounts and require longer account reference numbers. As such, it is worthwhile to put though into assigning the accounts number in a logical way and to follow any specific industry standards. The following is an example of some of the accounts that may be included in the chart of accounts and reflecting how the digits might be coded. ठीक है, अब देखो यहाँ पर वो ये कहता है कि कोडिफिकेशन कैसे करते हैं हम। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में को हम स्ट्रक्चर देने के लिए पहले जनरल लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ अकाउंट्स की, डिस्क्राइब करते हैं कैश अकाउंट एंड इंक्लूड अकाउंट नंबर्स, हर एक का अकाउंट नंबर होता है साथ में। द चार्ट ऑफ अकाउंट्स टिपिकली लिस्ट ऑफ एसेट्स अकाउंट्स फर्स्ट, जैसे आपने देखा है इस चार्ट में भी ये पहले एसेट्स को लिख रहा है, फिर लाइबिलिटी, फिर कैपिटल, फिर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो आपने भी ऐसे ही बनाना है। ये सीक्वेंस भी आपसे पूछी जा सकती है पेपर में कि पहले क्या आना चाहिए, सीक्वेंस क्या है, पहले एसेट्स, फिर लाइबिलिटी, फिर इक्विटी, फिर रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट। ठीक है, समझ आई आपको? ये याद रख लेना बेटे। ओके, then setting up of chart of accounts. To set up the chart of accounts, the first to define the various accounts to be used by the organization. तो सबसे पहले आपका जब इंडेक्स होता है उसके बाद उसके टॉपिक्स दिए होते हैं ना अंदर हर एक चैप्टर के, तो यहाँ भी वही चीज है कि जैसे आपने 1000 से लेकर 1999 तक एसेट्स दे दिया, तो आपको उसमें डिफाइन करना होगा कि कौन कौन सी एसेट्स आप उसमें यूज करोगे।
जैसे मान लो मैं ये कहती हूँ कि नाम, जैसे रमन मैंने बोला, रमन नाम आ गया, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि हाँ वो इस क्लास में पढ़ता है, और उसका रोल नंबर क्या है, वो उसका कोड हो जाएगा, कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में। इसी तरह आपकी एसेट है, जैसे मान लो आपने लिया एक मशीन खरीदी, उस मशीन का नाम लोगे, फिर उसकी प्लांट एंड मशीनरी में आएगी मशीन, तो उसकी डिस्क्रिप्शन बताओगे और फिर उसका कोड दे दोगे, उसकी कोडिफिकेशन के हिसाब से उसको फिर रख दोगे उस ग्रुप में, ठीक है, सब कैटेगरी में। आगे है ऑर्डरिंग ऑफ अकाउंट्स। बैलेंस शीट अकाउंट्स टेंड टू फॉलो ए स्टैंडर्ड। बैलेंस शीट जो है वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, आपने उसी को हमेशा फॉलो करना है। जैसे मान लो लिक्विड एसेट्स को आपने पहले लिखना है, फिर नॉन लिक्विड एसेट्स को, then revenue accounts, expenses accounts tend to follow the standard of first listing item most closely relating to the operations of business. जैसे सेल्स हमारी सबसे ज्यादा ऑपरेशन में होती हैं, तो पहले सेल्स लिखेंगे, और जो हमारे नॉन ऑपरेशन बिजनेस से रेवेन्यू आती है, कमीशन वगैरह, इंटरेस्ट, इनको लास्ट में लिखेंगे। इस तरह जैसे इसने आगे बता ही दिया कि सेल्स जो है सबसे पहले आनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है, उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम आएगी। सेल कौन सी इनकम है हमारी, ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? ऑपरेटिंग इनकम। सेल हमारी ऑपरेटिंग है, तो सबसे पहले सेल आती है। इन सम केसेस पार्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट सिंपली मे बी लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कई कई जगह पे हम अल्फाबेटिकली भी दे देते हैं, वैसे न्यूमेरिकल ही ज्यादा चलता है। डिजाइनिंग ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। The designing of detailed chart of accounts would typically begin with an initial design which would reflect the major headings of accounts. तो आपने इनिशियली जब स्टार्ट करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग, उसी में सब कुछ डिजाइन हो जाता है। देयर आफ्टर द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन उसको बताई जाती है, ऐड की करते चले जाते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फॉर ए स्मॉल बिजनेस 3 डिजिट कोड में जो बिल्कुल छोटा बिजनेस होता है उसको हम 100 से लेकर 100 से लेकर 199 तक भी चला सकते हैं। फिर उससे बड़ा हो गया तो 1000 से लेकर, उससे बड़ा हो गया 10,000। मैंने आपको बता ही दिया, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा आपकी कोडिंग भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। Although more digits are desirable, however, in order to allow new accounts to be added, as business grow with more digits, new accountant can be added while maintaining the logical order. Complex business may have thousands of accounts. बड़ा business है तो thousands में ले सकते हो, ठीक है। और उससे भी बड़ा है, worthwhile to put though into assigning the accounting number in logical way to follow any specific industry standards. आपने उनको लॉजिकल वे में ही असाइन करना है नंबर, ऐसे नहीं कि किसी को कुछ भी असाइन कर दोगे। तो जैसे इसने आपको बता ही दिया, द फॉलोइंग एग्जाम्पल आर सम ऑफ द अकाउंट्स, लेकिन हम इसमें डिजिट्स भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ अकाउंट्स जरूरी नहीं है कि आप इसको नंबर से ऐड करो। एंड अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन भी इसने दिया है, देखो यहाँ पर 1000 से 1090 ये बैलेंस शीट की तरह बना दिया कि इधर एसेट्स, लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी हो गया, बाकी सब इधर आ गया। इट इज टू बी नोटेड दैट separating each account by several number, many new accounts can be added between the two while maintaining the logical order. अब आती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए मैं बोलूंगी, हिमांशी ने पढ़ लिया, हिमांशी ऑन होल्ड है, सलोनी आप पढ़िए अकाउंटिंग इक्वेशन। Accounting equation. The accounting equation is the representation of how the three important components of accounting, namely assets, liability, and equity, are associated with each other. In the most simplistic form, the accounting equation is presented as asset equal liability plus equity. Asset represent the valuable resources controlled by the company, such as cash, accounts receivable, fixed assets, inventory, etc. Liability represents its obligation of an organization to its external stakeholders, while equity represents owner's net claim on the assets. It is
to be noted that the liabilities and equity represent how the asset of the organization has been financed. All three components of the accounting equation appear in the balance sheet, which reveals the financial position of an equity at any given point in time. Expanded accounting equation. The above equation can be further expanded by incorporating the various elements of the equity component as under asset equality plus equity, or asset equality plus capital plus revenue minus expenses minus drawings, or asset plus expenses plus drawings equal liability plus capital plus revenue. This equation is considered to be the foundation of the double entry accounting system. At a general level, this means that whenever there is a recordable transaction, the choice for recording it all involves keeping the accounting equation in balance. ठीक है, अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन आपने शायद पहले भी पढ़ी हुई होगी +1 +2 में. The accounting equation is the representation how three important components. देखो वैसे तो हमने 5 कंपोनेंट पढ़े हैं, 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस और इक्विटी. इसमें से इनकम और एक्सपेंसेस जो 2 एलिमेंट्स हैं हमारे, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, इनकम स्टेटमेंट में आते हैं. लेकिन 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारे जो बैलेंस शीट्स में आते हैं वो है एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, और उसकी ही अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है. उसको हम लिखते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी. इसको आप बैलेंस शीट से भी याद कर सकते हो, क्योंकि बैलेंस शीट की एक साइड में एसेट्स आती हैं, दूसरी साइड में लाइबिलिटी और इक्विटी आती है. इक्विटी भी एक तरह की लाइबिलिटी होती है, लेकिन ये इंटरनल लाइबिलिटी है, और जो ये है ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, दूसरे वाली जो हमने बाहर वालों को देनी है. एसेट्स रिप्रेजेंट्स द वैल्यूएबल सोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द कंपनी. एसेट्स को क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज. एसेट्स हमारे रिसोर्सेज हैं और वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कंपनी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी के कंट्रोल में है. और वो एसेट्स में जैसे हमारी मेन एसेट्स कौन सी होती हैं? कैश, अकाउंट रिसीवेबल, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेंटरी. इन्वेंटरी मतलब हमारा स्टॉक. लाइबिलिटी रिप्रेजेंट्स ऑब्लिगेशंस. वो हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं एसेट्स, और लाइबिलिटी हमारी ऑब्लिगेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को देनी है. अभी मैंने आपको बताया एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की होती हैं ये. वाइल इक्विटी रिप्रेजेंट्स द ओनर, नेट क्लेम जो ओनर ने लेना है एसेट्स में से. इट इज टू बी नोटेड दैट लाइबिलिटी एंड इक्विटी रिप्रेजेंट हाउ एसेट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फाइनेंस्ड. तो लाइबिलिटी और इक्विटी बताती हैं हमें कि हमारी एसेट्स कहाँ कहाँ से आई हैं, कितना बाहर वालों का पैसा लगा हुआ है, कितना अपना पैसा लगा हुआ है. All three components of accounting equation appear in balance sheet, which reveal the financial position of an entity at any given point in time. अब एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अगर हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को फर्दर एक्सपेंड कर दें तो हम किस तरह से करेंगे? देखो आप इस ध्यान से देखना ये सारी चीजें बच्चे, बड़े ध्यान से. आपके पास पेपर में ऐसे आ सकता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट भी आ सकती है, सेकंड भी और थर्ड भी. तो बच्चे ना आंख बंद करके, क्योंकि उन्होंने +1 से पढ़ा होता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, और ए को टिक करके आ जाएंगे और आके कहेंगे मैडम हम बिल्कुल ठीक करके आए हैं MCQ 2 नंबर का, जबकि उसमें ये दोनों भी दी होंगी और ऑल ऑफ द अबव भी दिया होता है, कई बारी ABC भी दिया होता है. तो आपको तीनों को ठीक करना है, तीनों को टिक करना है, ना कि सिर्फ फर्स्ट वाली को, और खुश हो जाना है. इस तरह से पेपर में कंफ्यूजन होती है थोड़ी थोड़ी, और वो होनी भी चाहिए. वही आपकी टेस्टिंग होती है कि आप ध्यान से पेपर पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, और ध्यान से आप मॉड्यूल पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए. इन चीजों पे अगर आप फोकस रखोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा. मेरी बात समझ आई है आपको? यस मैम. तो अब यहाँ देखो आपकी मेन अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी. ठीक है. दूसरी क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस. अब इसमें क्या किया इसने? इक्विटी को बांट दिया. इक्विटी में क्या होता है? कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, या कैपिटल में हम रेवेन्यू ऐड करते हैं, मतलब प्रॉफिट ऐड करते हैं ना करंट ईयर का, और वो प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. ठीक है. और ड्राइंग्स भी लेस कर देते हैं. और
एसेट्स, या फिर अगर आप देखो एक्सपेंसेस को मैं इधर ले आऊं, दूसरी साइड जो माइनस में चीजें हैं दोनों इनको इधर ले आऊं, तो एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस प्लस ड्राइंग्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। अब देखो कोई बच्चा कहेगा कि एसेट्स में एक्सपेंसेस क्यों ऐड किए हुए हैं, ड्राइंग्स एसेट्स के साथ कैसे आ गई, ये तो गलत है, ये तो ऑप्शन गलत है, आप यही कहोगे ना, काट के आ जाओगे। तो वो ऑप्शन गलत नहीं थी, आप गलत हो और आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये बात समझ आई आपको? यस मैम। तो जो कम से कम जो मॉड्यूल में दिखा रखा है ना, उसको देखो कि इसने क्या दिखा रखा है, इसको लिख के याद करो, क्योंकि आप क्लेम भी नहीं कर सकते कि ऐसे क्या हुआ था, कहेंगे मॉड्यूल में छपा हुआ है देखो जी। तो जब मॉड्यूल में ऐसी चीजें होती है ना, तो मॉड्यूल का मतलब मॉड्यूल को तो आपने बड़ी बारीकी से पढ़ना है। मैं इसलिए नहीं कहती कि बाहर की बुक्स में मत जाओ, जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मॉड्यूल को ही अच्छी तरह से करो। लेकिन ये नहीं है कि हाँ इसको तो छोड़ दो, अकाउंटिंग इक्वेशन का आ गया तो हमें पता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, बस ठीक है। आई बात समझ आपको ये चीज की नहीं? तो ये लिख के याद करनी है आपने सबने। दिस इक्वेशन इज कंसीडर्ड टू बी फाउंडेशन ऑफ द डबल एंट्री अकाउंटिंग। अब आपसे पूछा जा सकता है कि डबल एंट्री ऑफ अकाउंटिंग की फाउंडेशन क्या है, तो उसका आंसर क्या बनता है, बताइए। फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन, फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। ये याद रख लो, क्वेश्चन लिख लो, नोट कर लो। At a general level, this means then that whenever there is recordable transaction, the choice of recording is all involved keeping the accounting equation in balance. तो जब भी कोई आपकी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो आपने रिकॉर्ड करनी है, जो फाइनेंशियल नेचर की है, उसको करने के बाद आपने चेक करना है कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक होनी चाहिए, दोनों तरफ बैलेंस होनी चाहिए, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। अब इलस्ट्रेशन आपको दी हुई है, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। जो हमने ऊपर ट्रांजैक्शंस की थी उसी की ही इलस्ट्रेशन इसने बनाई है। पहला है कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोपराइटर, 5 लाख से हमने काम शुरू किया था, याद है आपको? तो क्या हुआ था, हमारी 5 लाख से एसेट्स बढ़ गई थी, वो एसेट साइड आ गया। देखो इसने लास्ट वाली इक्वेशन लिखी है ना, एसेट एक्सपेंसेस ड्राइंग्स लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है, कहीं माइनस नहीं लेने, हमने प्लस प्लस चीजें लेनी है, ठीक है, समझ आई आपको? जब आपने बिजनेस शुरू किया तो एसेट में कैश बढ़ा, लायबिलिटी में कैपिटल बढ़ गई, फिर आपने सामान खरीदा, लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसेट में एक तरफ आपका कैश कम हो गया, दूसरी तरफ आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई, ठीक है, यही किया था ना हमने। दूसरी फिर आपने परचेज ऑफ गुड्स इन क्रेडिट, उधार पे खरीदी सामान, तो इधर से आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई, उधर से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। यस मैम। आपने सेल की गुड्स कैश में, एक कैश बढ़ गया आपका और दूसरा इन्वेंट्री कम हो गई। यस मैम। उधार पे बेची तो आपका रिसीवेबल बढ़ गया और इन्वेंट्री कम हो गई, यस मैम। ठीक है। सैलरीज पे की, सैलरीज आपका खर्चा है, खर्चा बढ़ गया और कैश कम हो गया। यहाँ पर भी रेंट रिसीव्ड, तो कैश बढ़ गया, और रिसीव्ड क्योंकि रेवेन्यू है तो वो रेवेन्यू बढ़ गया इधर से। और गुड्स विदड्रॉ बाय प्रोपराइटर, आपकी इन्वेंट्री कम होगी और इधर से कैपिटल कम होगी क्योंकि ड्राइंग्स है उसमें से लेस हो जाएगा। आगे है डबल, इसमें से ये जो ये मैं एक और आपको एक चीज बता दूं कि जो ये बॉक्सेस बने होते हैं ना पिंक कलर के, यस मैम। इन बॉक्सेस को लिख के तैयार करना है आपने, बिना देखे लिखते रहना है, लिखते रहना है, जब तक कि आपको अच्छी तरह से बिना देखे आप ठीक नहीं कर लेते। आपने ट्रांजैक्शन देख लो कौन कौन सी हैं, लिख लो, उसका कॉन्सिक्वेंसेस खुद से लिखो और फिर चेक करो मैं ठीक लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा, ठीक है। यस मैम। आगे है डबल एंट्री सिस्टम, तो डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे सुमित कुमार, आप पढ़िए डबल एंट्री सिस्टम। Double entry system of bookkeeping is an accounting system which recognizes that fact every transaction
has two aspects and both aspects of transaction are recorded in the book of account. It is a fundamental concept encompassing accounting and bookkeeping in present time. Double entry system record a transaction by understanding them as a debit item to or credit item. A debit item entry in one account gives the opposite effect in the other account by credit entry. This means that the sum of all the debit account must be equal to the sum of credit account. This system is based on accounting equation and requires first every business transaction to be recorded in at least two accounts. Second, the total debit record for each transaction to be equal to the total credit record. Rules of debit and credit under double entry system. The accounting system is based on specific rules of debit and credit for recording transaction in the accounts. The rules of debit and credit can be explained by applying two methods. First, golden rules, and second, accounting equation. Success process of double entry system. Firstly, transactions are recorded in the books of original entry, example, journal, and other subsidiary books. Secondly, transactions are classified in a suitable manner and recorded in the another book of account known as ledger. Thirdly, arithmetically accuracy of the accounts book of accounts may checked by meaning of drafting a trial balance. Finally, the result of operation of accounting period is ascertained through the drafting of income statement. Financial position of entity at the end of accounting period is reflected through the balance sheet. यस तो देखिए वो ये क्या कह रहा है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या है? इट सिस्टम विच रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। हमारा डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? अभी हमने इवेंट पढ़ा था, ट्रांजैक्शन पढ़ी थी। वो कहते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन है आपकी, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं और दोनों एस्पेक्ट्स को हमने बुक्स में रिकॉर्ड करना है। एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करोगे तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगी, आपको दोनों, आपके तराजू है जिसको आपको बैलेंस करना है एक तरफ और दूसरी तरफ। इट इज फंडामेंटल कंसेप्ट एनकम्पासिंग अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग इन द प्रेजेंट टाइम्स। और यही आपका फंडामेंटल कंसेप्ट है, हमने पहले भी पढ़ा है कंसेप्ट्स में कि दोनों तरफ अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होनी चाहिए और जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट भी होना चाहिए। डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस बाय अंडरस्टैंडिंग देम क्रेडिट आइटम एंड डेबिट आइटम। जब भी हमारी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि डेबिट आइटम कौन सी है और क्रेडिट आइटम कौन सी है। ए डेबिट एंट्री इज वन अकाउंट गिव्स ऑपोजिट इफेक्ट इन अनदर अकाउंट बाय क्रेडिट एंट्री। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट इफेक्ट डालते हैं। दिस मीन्स दैट सम ऑफ द ऑल डेबिट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द ऑल क्रेडिट। जब हमारे सारे डेबिट और सारे क्रेडिट का टोटल सेम हो जाएगा तो इसका मतलब हम अकाउंट्स ठीक बना रहे हैं। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, उसी के बेस पे ही हमने अकाउंटिंग बनाई है। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट टू अकाउंट्स। हमारा हर ट्रांजैक्शन, हमने ऊपर में भी पढ़ा था, कम से कम दो अकाउंट्स में तो जाता ही जाता है, दो से ज्यादा में भी जा सकता है। और टोटल ऑफ डेबिट रिकॉर्डेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर डबल एंट्री सिस्टम। The double entry accounting system is based on specific rules of debit and credit for recording the transactions in the accounts. तो इसके कुछ रूल्स भी हैं हमारे डेबिट क्रेडिट के। The rules of debit and credit can be explained by applying two methods. आपने दो मेथड लेने हैं, गोल्डन रूल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि जो डेबिट क्रेडिट के रूल होते हैं उनको आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो आप आंसर दोनों दोगे, दोनों मेथड से कर सकते हैं। हम गोल्डन रूल से भी कर सकते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन से भी कर सकते हैं। गोल्डन रूल हमारे वही होते हैं, पर्सनल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोल्स अकाउंट, रियल का पर्सनल का डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर,